नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितेश है और मैं आपके लिए एलएसए की फ्री कोचिंग क्लासेस लेके आया हूं, जिसमें अपन हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हुए कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो है एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग। देखिए दोस्तों, एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में दो पोर्शन है। एक पोर्शन अपना होता है जेनेटिक्स का और दूसरा पोर्शन होता है अपना ब्रीडिंग का। जैसे एक पोर्शन अपना हो जाएगा जेनेटिक्स का और दूसरा पोर्शन हो जाएगा अपना ब्रीडिंग का। तो जेनेटिक्स अपन अलग से पढ़ेंगे और ब्रीडिंग अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जेनेटिक्स में क्या देखते हैं, जेनेटिक्स में अपन क्या करते हैं, आनुवांशिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक चीज़ों में उसके आनुवांशिक चीज़ों के अध्ययन के लिए अपन अलग अलग चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन आनुवांशिक होता क्या है, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स है अपने आप पे दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। जब जेनेटिक्स की बात आएगी तो अपन किसका अध्ययन करेंगे, एक तो आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे आनुवांशिकी में, और दूसरा अध्ययन करेंगे विभिन्नता का अध्ययन, ठीक है। आनुवांशिकता क्या होती है, देखा, आनुवांशिकता होती है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। मतलब जैसे आपके जो माता पिता है उस माता पिता के लक्षण आप में आए हैं, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि माता पिता के लक्षण आप में आए नहीं हैं। तो आप सबको पता है जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में 50% योगदान माता का रहता है और 50% पिता का रहता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो ये जो 50% का कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से उसमें क्या आती है, विभिन्नता आती है। उस एनिमल में क्या आती है, एनिमल या फिर कोई भी प्राणी है उसमें क्या आती है, विभिन्नता। जैसे कि आप सब लोग हैं अपने माता पिता के समान नहीं है, ना ही उनके जैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत उनके जैसे दिखते हैं, क्योंकि जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो किनसे हुआ है, आपके माता पिता से हुआ है, लेकिन पूर्णतया आप उनकी तरह नहीं दिखते हैं। तो ये विभिन्नताएं, इसका अध्ययन और जो आनुवांशिकता है उसका अध्ययन अपन किस में करेंगे, आनुवांशिकी में करेंगे, ठीक है ना, जेनेटिक्स में करेंगे। तो आनुवांशिकता क्या होती है, देखो, आनुवांशिकता का मतलब है माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण। वहीं जीवों में होने वाली विभिन्नताओं को, मतलब जो जीव आपस में विभिन्न होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएशन बोलेंगे। अब जो आनुवांशिक है और विभिन्नता है उसका जो संतति में विभिन्नता आती है वो उसका कारण दो तरीके से कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है सतत कारण और दूसरा हो सकता है असतत कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, और सतत कारण को बोल देंगे कंटिन्यूअस कारण, ठीक है। अब कंटिन्यूअस कारण किसकी वजह से होता है, कंटिन्यूअस कारण होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जब अपन टॉपिक आपको एक पढ़ाया जाएगा सेल डिवीज़न नाम से, सेल डिवीज़न का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कोशिका विभाजन में कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे क्रॉसिंग ओवर है, अपने पास 2 क्रोमोजोम है। क्रॉसिंग ओवर में कितने क्रोमोजोम हैं, 2 क्रोमोजोम। ये 2 क्रोमोजोम क्या होते हैं, इनका जो एक श्रृंखला होती है वो होती है क्रोमेटिड। क्या होती है, क्रोमेटिड। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड है वो है सिस्टर क्रोमेटिड, और जो ये दोनों अलग अलग गुणसूत्रों के क्रोमेटिड है वो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो पेकाइटिन अवस्था में देखो, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। तो मियोसिस की जो पेकाइटिन अवस्था है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब यहाँ पे गुणसूत्रों के सेगमेंट्स का या फिर अपन बोल सकते हैं जीन का आदान प्रदान होता है, और उस आदान प्रदान की वजह से ही अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उसके कारण क्या आती है, विभिन्नता आती है, ठीक है ना। तो विभिन्नता का और आनुवांशिकता का एक कारण तो क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर। दूसरा होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है कि डीएनए की संरचना, मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए में ये डीएनए की संरचना है, इस डीएनए की संरचना में अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं अपन, म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये ब्लू न होके यहाँ पे रेड कलर का नाइट्रोजन बेस पे आ गया, तो ये अचानक परिवर्तन हुआ और क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन ज़्यादातर क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। और ये सतत, मतलब सतत नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होते। ये कम से कम भी 15-20 पीढ़ी या 30 पीढ़ी 40 पीढ़ी उसमें एक बार होता है। तो समझ में आ गया।
आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो आनुवांशिकता क्या है? गुणों का स्थानांतरण या फिर लक्षणों का स्थानांतरण। और विभिन्नता क्या है? कि जीवों में पाई जाने वाली आपस में विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं अपन? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसका कारण दो प्रकार से हो सकता है, सतत और असतत। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब क्रॉसिंग ओवर, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर बताया मैंने, पैकाइटिन अवस्था में गुणसूत्रों के विभाजन के दौरान कोशिका के विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों के आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। देखो, कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें मैंने बोला मियोसिस है ना, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसमें दो समजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्र तो दो समजात होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, लेकिन किनके बीच में होता है? मैंने आपको और बताया था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने अभी आपको बताया सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है? आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। वही दूसरी ओर म्यूटेशन बताया, किसी जीन के डीएनए में स्थायी बदलाव होना और अचानक से होना। ठीक है ना, अचानक होना। ये अपन ने देखा कि ये स्थायी नहीं है और ना पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ये अचानक से होता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण या रसायन तत्व या फिर वायरस से भी हो सकता है। मतलब ये बता रहा है कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार कि आनुवांशिकी का जनक, जेनेटिक्स जो अपन पढ़ते हैं उसका जनक कौन है? तो उसका जनक है ग्रेगर जोहन मेंडल, और जेनेटिक्स शब्द दिया था विलियम बेटसन ने। आनुवांशिकी का जो प्रैक्टिकल आनुवांशिकी है उसका जो फादर माना जाता है, उसके पिताजी माने जाते हैं, वो कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है ना। तीन चीज़ें हैं। जो जेनेटिक्स के पिताजी कौन है? ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक्स दिया किसने था शब्द? विलियम बेटसन ने। ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल जो है प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिताजी कौन है? मॉर्गन है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। मतलब अब जो पहले अपन ने पढ़ा जेनेटिक्स क्या होती है, तो जेनेटिक्स में अपने बार बार शब्द आया कि जीन के बारे में शब्द आया। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीन क्या होती है। देखो दोस्तों, सबने आपने सुना है डीएनए का नाम, आपने सबने सुना है। ठीक है। तो मान लो ये कोई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपन डीएनए के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। ये अपना क्या है, एक रफली बना लेता हूँ, है ना। ये अपना डीएनए है। अब डीएनए का वह छोटा सा पार्ट जो किसी लक्षण को गवर्न करता हो, मतलब मान लो आपकी आंखें काली है, इसमें ये इतना सा छोटा सा पार्ट है जिसमें वो जीन है जो आपकी आंखों को काली रखती है, आपके काली आंखों के लिए वो काली आंखों के लिए प्रयुक्त होती है। तो इस छोटे से डीएनए के सेगमेंट को अपन क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे। तो जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि किसी लक्षण को गवर्न करता है। ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं तथा कई वायरस में पाए जाते हैं। यह सूचना अणु होते हैं। मतलब इसमें क्या होती है? सूचनाएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के काम में आती है। जो कोशिकाओं में वंशानुगत सामग्री है, वंशानुगत का मतलब समझ गए, माता पिता से बेटे में, फिर उसके बेटे से उसके बेटे में। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अपना डीएनए जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और एक होता है अपना आरएनए। ठीक है ना। डीएनए वो होता है, वो किस में होता है? एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में। और जो आरएनए होता है वो किस में होता है? या तो होता है वायरस में या फिर कई प्लांट्स में जो होता है आरएनए होता है। ठीक है ना। अब अपन इसकी संरचना के बारे में, आरएनए के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड की संरचना, मतलब जो डीएनए है वो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? ठीक है ना। ये डीएनए है जिसमें
ये देखो ये किसकी संरचना है, डीएनए जिससे मिलकर वो बना होता है, ठीक है ना। डीएनए के 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है पेंटोज शर्करा, क्या होता है, पहला 5 कार्बन की शर्करा होती है, दूसरा होता है एक नाइट्रोजन बेस होता है, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह है। तो डीएनए 3 भागों से मिलकर बना है, पहला होता है कार्बन शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस पेयर, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह है। इसमें आपको ये ध्यान रखना, फॉस्फेट समूह है और ये पेंटोज शुगर, ये मिलके डीएनए का यही लिख लेना क्या बनाते हैं रे, बैकबोन बनाते हैं, बैकबोन। कोई आपको पूछे डीएनए की रीढ़ की हड्डी का क्या, रीढ़ की हड्डी कौन सी है, तो डीएनए की रीढ़ की हड्डी 2 समूह से मिलकर बनी होती है, एक है फॉस्फेट समूह है और दूसरा है कार्बन या पेंटोज शर्करा, ठीक है ना। तो ये है डीएनए की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये है क्या है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस याद रखना, नाइट्रोजन बेस अपन अलग से आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरीन, क्या होता है, प्यूरीन, और दूसरा होता है पिरामिडीन, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में देखो, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट समूह तथा नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है ना। अब एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडीन, जिसमें इनसे मिलके ये जो ये नाइट्रोजन बेस पेयर है ना, ये है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब उसमें क्या होता है, प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे, एडिनिन और थाइमिन, ये किस में आएंगे, प्यूरिन में, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन ये किस में आएंगे, पिरामिडीन में आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब 2 शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। इनको आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी एज इट इज बोल सकते हो, हिंदी में भी यही होते हैं और इंग्लिश में भी। ये तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो आप सब देख पा रहे हो, जिसमें नाइट्रोजन बेस और प्लस पेंटोज शर्करा है, उसको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होते ही उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड। अपन लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में अब आप लिख दोगे, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सा हो जाएगा अपना, एक तो कार्बन शर्करा 5 की कार्बन शर्करा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, N2 बेस, प्लस तीसरा हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये तो किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोसाइड में क्या आ जाएंगे, N2 बेस पेयर और पेंटोज शर्करा, ये यहाँ पे दोनों लिख लेना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स संरचना है, मतलब डीएनए की हेलिक्स के रूप में संरचना पाई जाती है, ऐसे ये अपने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, ऐसे जिसमें N2 बेस ऐसे लगे रहते हैं, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, जबकि आरएनए अकेला होता है, आरएनए की संरचना, ठीक है, आरएनए के अकेला होता है, ठीक है। तो ये तो होता है डबल हेलिक्स और ये होता है आरएनए सिंगल हेलिक्स। इसमें आपने देखा नाम में ही है, डीऑक्सी राइबोज है और इसमें खाली राइबोज है। इसमें
पिरामिडीन क्षार में मुख्य रूप से थाइमीन होता है, और इसमें क्या होता है आरएनए में बस फर्क यही आता है, थाइमीन की जगह उसमें क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है, किसमें, आरएनए में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, मतलब किसमें, नाभिक में, केंद्रक में पाया जाता है। नाभिक का मतलब है यहाँ पे केंद्रक में पाया जाता है, जबकि ये साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या क्रोमोजोम में भी पाया जाता है, गुणसूत्र में। यह पेत्रकों के गुण का वाहक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या जाता है, डीएनए ही जाता है, आरएनए नहीं जाता। जबकि आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन निर्माण में। अपन जब पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में सॉरी सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में अपन पढ़ते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है। तो आरएनए हमेशा किस काम में आता है, प्रोटीन बनाने के काम में, जबकि डीएनए प्रोटीन बनाने के काम में तो आता ही है, और आनुवांशिक गुणों का भी वाहक है। प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम का कार्य निर्देशन करता है, और यह केवल संदेशवाहक, जिसको बोलते हैं संदेशवाहक को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। ठीक है, ये होता है। तो अपन पढ़ेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है क्या। ठीक है, तो ये आपके सामने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसमें आपको ये प्रत्येक चीज़ याद रखनी है कि 20 एंगस्ट्रोम तो इसका व्यास होता है, टोटल इसकी चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रोम। एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रोम, एक हेलिक्स की लंबाई होती है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो और बता देता हूँ, 34 एंगस्ट्रोम, और ये होता है 20 एंगस्ट्रोम। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड तो ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो 2 N2 क्षार जो नाइट्रोजन बेस है, उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और एक हेलिक्स की क्या होता है, 10 एंगस्ट्रोम, एक हेलिक्स के मध्य की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपन आज के लेक्चर के बारे में। कल जो अपन पढ़ेंगे, कल का जो लेक्चर होगा वो होगा अपना डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। मतलब जब कोशिका विभाजन होती है तो कोशिका विभाजन होने पर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, और जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या डबल होगी तो डबल गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है, तो डुप्लीकेशन कैसे होता है, उसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन डीएनए का डबल कैसे होता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, तो जब पे नहीं कर सकते तो उनके लिए हम फ्री क्लास लेके आए हैं, उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एक नियम रह गया, चारगोफ का नियम। चारगोफ का नियम कितना कहता है कि अपन ने जो पढ़ा है पीछे, जितना प्यूरिन होता है उतना ही प्रीमिडीन होता है। ठीक है, मतलब A+T जितना होगा उतना ही G+C होगा। ठीक है, ये अपना चारगोफ का नियम कहता है। चारगोफ का नियम अपन और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।